जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 13 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो और किसी भी शिफ्ट पे, तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको एग्जाम से 2 घंटा पहले भी आपको यहां से बिल्कुल एनालाइज करके क्वेश्चन दिया जा सके। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा किसके कारण जो है छा जाती है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एनालाइज और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में हुबहू ये सारे क्वेश्चन आपको छपने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा और बताएंगे आप यहाँ पे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा किसके कारण जो है छा जाती है। तो ये छा जाते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य जो है कारण क्या है। तो आसमान का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि हम दर्पण में अपना चेहरा किस प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं। चलिए बताइए। तो हम दर्पण में अपना चेहरा किस प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं। तो याद रखेंगे, परावर्तन के कारण देख पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, परावर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग के किसका। तो यह विक्षेपण का हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि पुराने जाइलम में कौन सा यहाँ पे उत्सर्जी उत्पादन संचित होता है। तो पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद संचित होता है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का रेजिन। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विभवांतर भी और धारा एक के बीच खींची गई सीधी रेखा का ढाल क्या दर्शाता है। तो याद रखेंगे, ये दर्शाते हैं आपके प्रतिरोध। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रतिरोध। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, V बराबर आई आर का संबंध किस नियम को जो है ना परिभाषित करता है। चलिए बताइए। तो V बराबर आई आर का संबंध किस नियम को परिभाषित करता है। तो ये आपके ओम के नियम को परिभाषित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो है कितनी है। तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या जो है आपके 94 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 94 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कृत्रिम तत्वों का जीवन काल सामान्यतः कैसा होता है। तो कृत्रिम तत्वों का जीवन काल सामान्यतः कैसा होता है। तो याद रखेंगे, ये होते हैं आप सभी लोग का छोटा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छोटा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या जो है कितनी है। तो याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की जो संख्या है, इनकी संख्या 7 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सामान्य पीएच रेंज जो है क्या होती है। तो मानव शरीर की सामान्य पीएच रेंज क्या होती है। तो ये होते हैं आपके 7.35 से 7.45। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे 310 से लेकर 15 के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होते हैं, तो याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन ए जो सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में क्या है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में जो है यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट हाइट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग अपना अपना एग्जाम डेट जरूर हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, और बताएंगे मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो इसमें पाई जाती है आपके किस प्रकार के, तो 60 का सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर, मानव शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो मानव शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे आपके प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो धमनियों में दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये आप सभी लोग का बिल्कुल ही सही कथन है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका में SER का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो कोशिका में SER का मुख्य कार्य क्या होगा, तो इसका कार्य होता है वसा, यहाँ पे वसा का संश्लेषण, यानी फैक्ट का संश्लेषण बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं 21, संतृप्त कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है। तो संतृप्त कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध होता है, तो याद रखेंगे इसमें आपके एकल बंध होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही जवाब है, एकल बंध होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पक्षियों का मुख्य जो उत्सर्जी उत्पाद क्या है। तो पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो इसे रखे जाते हैं आपके ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपके क्या, तो यहाँ पे 24 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी लगाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी जो है कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो है कौन होगा, तो हमिंग बर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मुख्य उत्पादन क्या बनते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मुख्य उत्पादन क्या बनते हैं, तो इनसे बनते हैं नमक और पानी दोनों। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने पर बने विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने पर बने विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो इसका हो जाएंगे आप सभी लोग का 7। ऑप्शन बी सही जवाब है, 7 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपसे 29 क्वेश्चन है,
यदि किसी वस्तु को धरती से उठाकर एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु को धरती से उठाकर एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को किस में जो है ना परिवर्तित करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को किस में जो है परिवर्तित करती हैं। तो ये करते हैं आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका में ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड में टूटना कहाँ होता है। तो कोशिका में ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का पाइरूविक एसिड में टूटना कहाँ होता है। तो ये होते हैं कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोशिका द्रव्य में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे देखेंगे 32 है कि पाइरूविक एसिड में कार्बन के कितने जो परमाणु होते हैं। तो पाइरूविक एसिड में कार्बन के कितने परमाणु होती हैं। तो इनके कुल 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में जहां ऑक्सीकरण होता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में जहां ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्या यहाँ पे। तो आप बताएंगे उसे अपचायक एजेंट बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस जो है मुक्त करती है। तो धातुएं जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती हैं। तो ये आपके हाइड्रोजन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु HCl के प्रति अत्यधिक जो है क्रियाशील है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु HCl के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे, मैग्नीशियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार का होता है। तो ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन का अणु किस प्रकार के परमाणु संगठन रखता है। तो ओजोन का अणु किस प्रकार के परमाणु संगठन रखता है। तो ये रखते हैं किस प्रकार के। 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से क्या, यहाँ पे प्रश्न है आपसे 40 नंबर। क्वेश्चन है आपसे कि आहार में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आहार में किस विटामिन की कमी से रतौंधी जो है होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे 40 का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे आप सभी लोग का ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।